हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हम अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। किसी को हमें कुछ कहना है तो हम हिंदी में कहते हैं, तो उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। तो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस होंगे जो आपकी रोज़ाना डेली लाइफ में बोलने के, स्पीकिंग के काम आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं सेंटेंस कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। मान लो कि आप कहीं से आ रहे हैं और आपके पास फ़ोन आता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, या कोई पूछता है आपके पास बैठ के कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आप उसको कैसे बोलेंगे। देखिए, हिंदी में हम बोलेंगे कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, ठीक है, मैं मुंबई से आ रहा हूँ, मैं पटना से आ रहा हूँ, मैं इलाहाबाद से आ रहा हूँ, कुछ भी जहाँ से भी आप आ रहे हैं बोल सकते हैं। लेकिन उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बोला कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। इसी तरीके से अगर हम बोलेंगे कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, या बोला कि मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूँ, या किसी गांव का नाम ले लिया कि मैं बलिया से आ रहा हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम कमिंग फ्रॉम बलिया, आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, आई एम कमिंग फ्रॉम इलाहाबाद, आई एम कमिंग फ्रॉम पटना, आई एम कमिंग फ्रॉम कानपुर। इस तरीके से हम बोलेंगे, यानी कि सेंटेंस का जो सेंस होगा वो आई एम कमिंग फ्रॉम होगा, और कहाँ से आ रहे हैं उस जगह का हम नाम बोलेंगे। ठीक है, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम बिजनौर, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम इलाहाबाद, आई एम कमिंग फ्रॉम जयपुर, आई एम कमिंग फ्रॉम राजस्थान। जहाँ से भी आप आ रहे हो इस तरीके से आप उसको बोल सकते हैं। ऐसे ही मैं देहरादून से आ रहा हूँ, तो आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस कुछ भी हो आप आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही आप खड़े हुए हैं, आपका फ्रेंड्स कुछ लोगों को देख कर के बोलता है कि वे कहाँ से आए। ठीक है, वे कहाँ से आए, तो आप उसको जवाब देंगे कि वे पार्क से आए हैं। कोई पार्क में टहलने गए थे तो वो लोग वापस आ रहे हैं, तो आपने कहा कि वे पार्क से आ रहे हैं, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। दे कम फ्रॉम पार्क, दे कम फ्रॉम पार्क। ठीक है, देखिए यहाँ पर है आए, ठीक, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बनता है, तो यहाँ पे कम को केम बोलेंगे जो सेकंड फॉर्म होती है, तो बोलेंगे दे केम फ्रॉम पार्क। ठीक है, वे पार्क से आए, वे चिड़ियाघर से आए। ठीक है, वे जंगल से आए। कहीं से भी आप बोल सकते हैं जहाँ से वे आए हो, तो आप यही सेंस रखेंगे कि दे केम फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद उस स्थान का नाम लिखेंगे जहाँ से आप बताना चाहते हैं। जैसे पार्क से आए तो पार्क लिखेंगे, ठीक है, जंगल से आए तो फॉरेस्ट लिखेंगे, और किसी विलेज से आए तो उस विलेज का नाम लिखेंगे। जैसे दे केम फ्रॉम जंगल फॉरेस्ट, दे केम फ्रॉम अफ्रीका, दे केम फ्रॉम अमेरिका, यानी वे अमेरिका से आए, वे अफ्रीका से आए। इस तरीके से ये सेंटेंस का रहता है, यानी कि स्ट्रक्चर जो रहेगा दे केम फ्रॉम रहेगा, और फिर उस स्थान का नाम आएगा जहाँ से आप बता रहे हैं कि वे वहाँ से आए हैं। आप बोल सकते हैं कि वे रूम से आए। ठीक है, वे रूम से आए तो दे केम फ्रॉम रूम। वे घर से आए, दे केम फ्रॉम हाउस। ठीक है, वे सिनेमा घर से आए तो हम क्या कहेंगे, दे केम फ्रॉम सिनेमा हॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलेंगे। अब ऐसे ही कोई आपका कोई काम छूटा हुआ है तो आप कहेंगे मैं कल से काम करूँगा। ठीक है, आपको कोई काम स्टार्ट करना है तो आप कहेंगे कि मैं कल से काम करूँगा, तो इसको आप कैसे बोलेंगे, मैं कल से काम करूँगा। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा सेंटेंस का, ये बनेगा आई विल वर्क फ्रॉम। ठीक है, आई विल वर्क फ्रॉम, यानी कि मैं कल से काम करूँगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि मैं आज से काम करूँगा, तो आई विल वर्क फ्रॉम टुडे, आई विल वर्क फ्रॉम टुडे।
या फिर आप बोल सकते हैं कि मैं अभी से काम करूँगा। मैं अभी से काम करूँगा, तो मैं अभी से काम करूँगा इसको कैसे बोलेंगे? आई विल वर्क फ्रॉम नाउ। आई विल वर्क फ्रॉम नाउ यानी कि अभी, ठीक है, नाउ। मैं अब से काम करूँगा, आई विल वर्क फ्रॉम नाउ। राम 10 बजे से काम करेगा। राम 10 बजे से काम करेगा, तो देखिए यहाँ पे मैं था पहले सेंटेंस में, यहाँ पे अब है राम, तो वहाँ मैं की जगह पर आई था, आई विल वर्क फ्रॉम, और यहाँ पर राम है तो राम विल वर्क फ्रॉम। और कब से करेगा? 10 बजे से। तो देखिए 10 बजे, तो यहाँ पर क्या है? एक फिक्स टाइम है, तो 10 बजे को लिखेंगे 10 o'clock। तो क्या होगा? मैं कल से काम करूँगा, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। मैं आज से काम करूँगा, आई विल वर्क फ्रॉम टुडे। मैं अब से काम करूँगा, आई विल वर्क फ्रॉम नाउ। राम 10 बजे से काम करेगा, राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। हरी 5 बजे से काम करेगा, हरी विल वर्क फ्रॉम 5 o'clock। मोहन 3 बजे से काम करेगा, मोहन विल वर्क फ्रॉम 3 o'clock। श्याम 4 बजे से काम करेगा, श्याम विल वर्क फ्रॉम 4 o'clock। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आप कुछ बात कह रहे हैं तो सामने वाला जो बंदा है वो आपसे पूछेगा कि ये आपने कब सुना या किससे सुना। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि मैंने ये राम से सुना, मैंने राम से ये सुना, तो आई हियर्ड इट फ्रॉम राम। आई हियर्ड इट फ्रॉम राम, ठीक है। आई हियर्ड इट फ्रॉम राम हम इस तरीके से बोलेंगे। इसके बाद अगर हम कहें कि मैंने ये किताब से लिखा, मैंने ये किताब से लिखा, तो देखिए यहाँ पर लिखा यानी कि पास्ट है तो सेकंड फॉर्म आएगी, राइट की रोट आती है, WROTE, रोट। तो आई रोट इट फ्रॉम द बुक। जैसे यहाँ था मैंने राम से सुना, यानी कि मैंने सुना ये राम से, यानी कि मैंने इसे राम से सुना, तो आई हियर्ड इट फ्रॉम राम। ऐसे ही मैंने ये किताब से लिखा, तो आई रोट इट फ्रॉम द बुक, ठीक है। तो आई और रोट इट फ्रॉम, ये ही इसका स्ट्रक्चर होगा। तो आई रोट इट फ्रॉम द बुक, मैंने ये किताब से लिखा। आई हियर्ड इट फ्रॉम राम, हियर्ड का मतलब होता है, देखिए हियर का मतलब होता है सुनना और हियर्ड का मतलब होता है सुना, ठीक है। इसकी ये सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म आएगी। आगे है हम उत्तराखंड से हैं। हम उत्तराखंड से हैं, तो देखिए यहाँ पर हम उत्तराखंड से हैं, इसको कैसे बोलेंगे? ये प्रेजेंट सेंटेंस का है, तो देखिए वी आर फ्रॉम, और कहाँ से हैं? उत्तराखंड से हैं। वी आर फ्रॉम उत्तराखंड, तो हम यहाँ पर बोलेंगे हम उत्तराखंड से हैं, यानी कि वी आर फ्रॉम उत्तराखंड। मैं 10 से 5 बजे तक काम करता हूँ। मैं 10 से 5 बजे तक काम करता हूँ। तो काम कब से कब तक हो रहा है? 10 से 5, तो इसको कैसे कहेंगे? 10 to 5। 10 से 5 यानी कि 10 to 5 बोलेंगे। और मैं काम करता हूँ यानी कि आई वर्क फ्रॉम, कब से? 10 से 5 तक, ठीक है। तो मैं 10 से 5 बजे तक काम करता हूँ, आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। आई वर्क फ्रॉम 10 to 5 ये स्पीकिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो आई वर्क फ्रॉम 10 to 5 o'clock, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो स्पीकिंग होती है उसमें हम इसी तरीके से बोलते हैं आई वर्क फ्रॉम 10 to 5, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है वो दुकान से ये खरीद रहा है, ठीक है। वो दुकान से ये खरीद रहा है, किसी को हमें कहना है देखिए कि वो दुकान से ये चीज़ खरीद रहा है, ये सामान खरीद रहा है, ये वस्तु खरीद रहा है, ठीक है। वो दुकान से ये खरीद रहा है, तो देखिए वो मतलब हम एक पर्सन को कह रहे हैं, तो वह का सेंस निकलेगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे ही इज़ बाइंग, यानी खरीद रहा है, खरीदने की बाय होती है, और खरीद रहा है इसमें ING लगाएंगे, तो ही इज़ बाइंग
और क्या खरीद रहा है, ये खरीद रहा है। ठीक है, तो क्या ये की क्या होती है, ये कि यह का सेंस लगाएंगे, यानी कि इट, और फ्रॉम कहाँ से खरीद रहा है, फ्रॉम द शॉप, फ्रॉम द शॉप। तो हम कहेंगे वो दुकान से ये खरीद रहा है, ही इज़ बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। SHOP शॉप होता है दुकान। ठीक है, तो ही इज़ बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। ठीक है, यदि आपके हाथ में मोबाइल है किसी का, घर में आपके हाथ में किसी का मोबाइल है, भाई का, बहन का, पापा का, मम्मी का, तो आपसे वो पूछें कि आपने ये मोबाइल कहाँ से उठाया, आपने ये मोबाइल कहाँ से उठाया, तो आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे कि मैंने ये मोबाइल टेबल से उठाया, मैंने ये मोबाइल बिस्तर से उठाया, मैंने ये मोबाइल चेयर से उठाया, मैंने ये मोबाइल अलमारी से उठाया। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं आई पिक्ड। ठीक है, यानी कि उठाया। देखिए उठाने क्या होती है, पिक। देखो हम कहते हैं कि मोबाइल की फ़ोन कॉल को उठाना पिकअप, पिकअप बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि उठाना। ठीक है, मोबाइल को उठाया तो हम बोलेंगे पिक। ठीक है, पिक कर लिया, लेकिन वह उठाया। ठीक है, उठाना नहीं, उठाया, यानी कि ये जो है पास्ट में चले गए, यानी कि वो उठा चुका है, तो सेकंड फॉर्म आएगी पिक्ड। ठीक है, तो आई पिक्ड, और किसको उठाया, मोबाइल को, द मोबाइल, कहाँ से उठाया, ऑफ द बेड। ठीक है, ऑफ यहाँ OFF, ऑफ द बेड। अब यहाँ पर ऑफ क्यों आया है, देखिए ऑफ इसलिए आया है कि यहाँ से बिस्तर और मोबाइल को दोनों को हमने अलग किया। बिस्तर और मोबाइल को दोनों को अलग, यानी कि जब वो बिस्तर से मोबाइल को उठाएंगे तो बिस्तर और मोबाइल दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, यानी कि ऑफ। तो इसलिए यहाँ पे ऑफ का यूज़ होता है। ठीक है, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड। मैंने बुक को बिस्तर से उठाया, आई पिक द बुक ऑफ द बेड। मैंने मोबाइल को अलमारी से उठाया, तो क्या कहेंगे, आई पिक द मोबाइल ऑफ द अलमीरा। ठीक, आई पिक द मोबाइल ऑफ द टेबल, आई पिक द मोबाइल ऑफ द चेयर। ठीक, इस तरीके से बोलेंगे। तो मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। अब बात करते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में हम कह रहे हैं कि मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। ठीक है, आप मोबाइल को साफ़ करते होंगे, आप टीवी को साफ़ करते होंगे, आप LCD को साफ़ करते होंगे। ठीक है, टेबल को साफ़ करते होंगे, वहाँ से धूल हटाते होंगे। कोई आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, मैं मोबाइल की स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ, मैं LCD की स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ, मैं मेज़ से धूल हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं टेबल से धूल हटा रहा हूँ। ठीक, मैं चेयर से धूल हटा रहा हूँ, मैं स्लैब से धूल हटा रहा हूँ, मैं बेड से धूल हटा रहा हूँ। इस तरीके से आप बोलेंगे। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ, तो क्या कहेंगे, आई एम वाइपिंग। वाइप माने होता है साफ़ करना या हटाना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं फर्श पर जो पानी पड़ा हुआ होता है कि इसको वाइपर से साफ़ कर दो। वाइप का मतलब होता है साफ़ करना, और वाइपर का मतलब होता है साफ़ करने वाला। ठीक है, तभी तो जो पानी को साफ़ करता है, धूल को साफ़ करता है, उसको कहते हैं हम वाइपर। ठीक है, आपने घरों में यूज़ किया होगा, जब फर्श पर पानी भरा होता है तो वाइपर मारते हैं। ठीक है, वाइपर से साफ़ करते हैं। तो वाइप का मतलब होता है साफ़ करना, और वाइपर का मतलब होता है साफ़ करने वाला। इसी तरीके से जैसा माली को हम कहते हैं जैसे गार्डन होता है बगीचा। ठीक है, गार्डन बगीचा होता है, और गार्डनर क्या होता है, माली होता है जो बगीचे वाला होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो वाइप को हम कहते हैं वाइप, वाइप माने होता है साफ़ करना, और वाइपिंग यानी कि धूल साफ़ कर रहा हूँ या हटा रहा हूँ। ठीक है, तो वाइपिंग हटा रहा हूँ, और क्या हटा रहा हूँ, द डस्ट, डस्ट को हटा रहा हूँ, कहाँ से, ऑफ द स्क्रीन। अब देखिए ऑफ यहाँ पर फिर से यूज़ हुआ है, तो ऑफ का यूज़ जो होता है दो चीज़ों को अलग करने के लिए होता है। अगर वहाँ कहीं पर दो चीज़ें अलग हो रही हैं तो वहाँ पर ऑफ का यूज़ होगा, तो हम कहेंगे ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन से हटा रहे हैं। तो आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, मैं स्क्रीन से, हम कहेंगे कि मैं स्क्रीन से पेपर हटा रहा हूँ। स्क्रीन पे पेपर रखा हुआ है, पेपर को हटा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, आई एम
तो वाइपिंग तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो साफ़ करना होता है, हटाना होता है। ठीक है, हम ये कहेंगे कि पिक्ड कह देंगे, या फिर हम कह जैसे मतलब पेपर को उठा रहा हूँ तो वहाँ पर पिक्ड बोल देंगे। ठीक है, आई एम पिक। ठीक है, या मतलब आई एम हम उठाने को बोल देते हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं कुछ चीज़ उठाना, यानी कि लिफ्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो आई एम लिफ्टिंग द पेपर ऑफ द स्क्रीन, यानी कि मैं स्क्रीन से पेपर को उठा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन से पेपर को उठा रहे हैं। ठीक, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो आई एम वाइपिंग द डस्ट, और कहाँ से, स्क्रीन से, तो ऑफ द स्क्रीन। क्लियर। अब देखिए, हमने कहा था कि मैं मेज से धूल को हटा रहा हूँ, ये भी बोला था। मैं चेयर से धूल को हटा रहा हूँ या साफ़ कर रहा हूँ, तो हम क्या कहेंगे, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द चेयर, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द टेबल, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द बेड। इस तरीके से हम जो है वहाँ पर बोल सकते हैं। आई एम वाइपिंग द डस्ट एलमीरा, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ स्लेब। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर सेंटेंसेस को बोलेंगे अपनी स्पीकिंग लैंग्वेज में। अब देखिए, कोई बंदर आपके घर पे कूदा, आपके घर के पास में कोई पेड़ खड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे कि बंदर पेड़ से कूदा, बंदर पेड़ से कूदा। तो बंदर पेड़ से कूदा है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मंकी जंप्ड। कूदने क्या होती है, जंप, और वो कूद चुका है, यानी कि कूदा, वो कूद गया, तब हम बोल रहे हैं कि बंदर कहाँ से कूदा, बंदर पेड़ से कूदा है। तो मंकी जंप्ड, और कहाँ से, पेड़ से। तो पेड़ से जब वो कूदा है तो वो अलग हुआ है। ठीक है, पेड़ बंदर दोनों आपस में अलग अलग हुए हैं, तो ऑफ आएगा, तो कहाँ से, ऑफ द ट्री। तो मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। अब देखिए, ऐसे ही सेंटेंस हम एक और ले रहे हैं, टेबल से कप हटा दो। यदि आपसे ये पूछे टेबल से कप हटा दो, तो क्या कहेंगे, देखिए हटाने को आप क्या कहेंगे, मूव। ठीक है, मूव कहेंगे। तो मूव द कप ऑफ द टेबल, मूव द कप ऑफ द टेबल। क्यों, क्योंकि वहाँ से आप उसको हटाते हैं, साफ नहीं करते, हटाते हैं। धूल को हमने वाइप क्यों कहा, क्योंकि धूल को हम ऐसे उठा नहीं सकते, हम धूल को साफ करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने कहा वहाँ पर कि आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। दीवार से धूल को हटाएंगे तो साफ करेंगे, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द वॉल, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द टेबल, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द चेयर, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द क्लॉथ। इस तरीके से हम वहाँ पर बोलेंगे। लेकिन जब हम कोई चीज़ पकड़कर उठाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मूव। तो मूव द कप, और कप को कहाँ से मूव किया जा रहा है, वो किया जा रहा है टेबल से। तो ऑफ द टेबल, यानी कि अलग किया जा रहा है, तो हम कहेंगे मूव द कप ऑफ द टेबल, मूव द कप ऑफ द टेबल, मूव द कप ऑफ द टेबल। इस तरीके से आप जो है वहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। बार बार आप इसको रिपीट कीजिएगा और तब आपको यह स्पीकिंग में यूज़ करना है। तो मूव द कप ऑफ द टेबल, इन टेबल से कप हटा दो। टेबल से बुक हटा दो, तो क्या कहेंगे, मूव द बुक ऑफ द टेबल, मूव द बुक ऑफ द टेबल। इस तरीके से लिफ्ट द बुक ऑफ द टेबल। ठीक है, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। तो पत्ते या पत्तियां, उसको हम बोलते हैं लीव। ठीक है, तो देखिए पत्ते हैं, घने सारे हैं, तो लीव्स बोलेंगे। लीव्स आर फॉलिंग, यानी कि गिर रहे हैं, गिरने को बोलते हैं फॉल, गिर रहे हैं, फॉलिंग। लीव्स आर फॉलिंग। कहाँ से गिर रहे हैं, पेड़ से गिर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, बंदर भी पेड़ से अलग हुआ, तो हमने बोला था ऑफ द ट्री। इसी तरीके से कप भी टेबल से अलग हुआ था, तो ऑफ द टेबल बोला था। यहाँ भी पत्ते जो हैं वो पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो ऑफ द ट्री बोलेंगे। तो पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। अब हमारे पास है कि वो बस से उतर रहा है, क्या बोलेंगे, वो बस से उतर रहा है। तो ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस, ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस। अब देखिए बस से उतर रहा है, तो गेटिंग आएगा, और ही इज़ यानी कि वह या वो एक बंदे को हम कह रहे हैं, तो ही इज़ गेटिंग, और बस से उतर रहा है, बस से अलग हो रहा है, तो ऑफ द बस। ठीक है, इस तरीके से हम बोलेंगे।
मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो ये देखिए ये कहाँ पर सेंटेंस गया, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। जब भी रहा रही अगर आपके पास दिया हुआ हो और है या हूँ इस तरीके से कोई सेंटेंस में दिया हुआ हो तो वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और जब साथ में टाइम भी दिया हुआ हो तो वो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पर है मैं सुबह से, टाइमिंग आ गया, पढ़ रहा हूँ कंटिन्यूअस आ गया, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम एक वर्ब लगाते हैं जो है हैव बीन, हैज़ बीन और हैव बीन लगता है। तो देखिए मैं आई के साथ हमेशा हैव आता है और ही के साथ हैज़ आएगा। अगर हम कहते हैं कि वह सुबह से पढ़ रहा है तो हम बोलते कि ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर सिंस हम क्यों लेंगे, क्योंकि सिंस हम इसलिए लेंगे कि हमारे पास जो है वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। जैसे बोलते 10 बजे, ठीक है, 10 बजे से 3 बजे से, तो हम लेते फॉर 10 o'clock, फॉर 3 o'clock, इस तरीके से बोल सकते थे। लेकिन वो कह रहा है कि सुबह से, अब सुबह से पता नहीं किस टाइम से पढ़ रहा है, लेकिन सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है, 4 बजे भी सुबह होती है, 6 बजे भी सुबह होती है, 7 बजे भी सुबह होती है, तो इसलिए टाइम फिक्स नहीं है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से पढ़ रहे हो, यू हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग सिंस, सॉरी आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वो सोमवार से कोशिश कर रहा है। अब देखिए ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। वो सोमवार से कोशिश कर रहा है, इस सेंटेंस को हम देखिए हैज़ बीन ही लगेगा। वो सोमवार से, यानी कि कोशिश की क्या होती है, ट्राई, तो कोशिश कर रहा है ट्राइंग, तो ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे। सिंपल स्ट्रक्चर बन गया कि ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे। वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है तो ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर 2 days। ठीक है, यहाँ पर 2 दिन से फिक्स टाइमिंग है, 2 दिन से कोशिश कर रहा है तो फॉर 2 days। वो 10 दिन से कोशिश कर रहा है तो ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर 10 दिन यानी कि 10 days। ठीक है, तो आप केवल स्ट्रक्चर याद रखिए कि ही हैज़ बीन और ही हैव बीन। ठीक है, वह 2 दिन से पढ़ रहा है, हम ऐसे बोलें वह 2 दिन से पढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे, he has been studying for 2 days, he has been studying for 2 days। I am studying यानी कि I have been studying for 2 days, मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, I have been studying for 2 days। तुम 2 दिन से पढ़ रहे हो, you have been studying for 2 days। तुम 3 दिन से पढ़ रहे हो, you have been studying for 3 days। वो रात से पढ़ रहा है, वो रात से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस नाइट। ठीक है, वो कल रात से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस लास्ट नाइट, यानी कि कल रात से पढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है, राम 4 बजे से घूम रहा है। राम 4 बजे से घूम रहा है, तो इसको भी इसी तरीके से देखिए, राम 4 बजे से घूम रहा है तो राम सिंगल है तो राम हैज़ बीन, और घूम रहा है यानी कि वॉकिंग, कब से घूम रहा है, 4 बजे से। ठीक है, कब से, 4 बजे से। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि सिंस 4 o'clock, यहाँ पर कहेंगे 4 o'clock, यानी कि 4 बजे से घूम रहा है तो 4 o'clock। ठीक है, राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 4 o'clock। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये सभी स्ट्रक्चर आपको पता चल गया होगा, आसानी से आप यहाँ पर स्पीकिंग कर सकते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, वो कल से यहाँ है। वो कल से यहाँ है तो ही हैज़ बीन
हियर सिंस यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यहाँ पर आ जाता है, तो ही हैज़ बीन हियर सिंस यस्टरडे। ठीक है, ही हैज़ बीन हियर सिंस यस्टरडे, वो कल से यहाँ हैं, वो 2 दिन से यहाँ हैं। ही हैज़ बीन हियर फॉर 2 days, वो 2 दिन से यहाँ हैं। वो 10 दिन से यहाँ है, ही हैज़ बीन हियर फॉर 10 days। ठीक है, तो इस तरीके से बोलेंगे। तो वो कल से यहाँ है, ही हैज़ बीन हियर सिंस यस्टरडे। मैं तब से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन, इसको बोलेंगे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन। ठीक है, अब एक सेंटेंस और इसी का लेते हैं कि नेहा दोपहर से रो रही है। नेहा दोपहर से रो रही है, तो सिंगल पर्सन है, तो हम यहाँ पर हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। नेहा हैज़ बीन रोने की होती है वीप, तो यहाँ पर है रो रही है, तो यानी कि वीपिंग आईएनजी फॉर्म आएगी। और कब से? दोपहर से। तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, दोपहर 12 बजे भी होता है, 1 बजे भी दोपहर होता है, 11 बजे भी को भी दोपहर बोलते हैं, 2 बजे को भी दोपहर बोलते हैं, तो कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो यहाँ पर फोर की जगह पर सिंस हम लेंगे, तो सिंस नून आएगा। नेहा हैज़ बीन वीपिंग सिंस नून। ठीक है, नेहा दोपहर से रो रही है, नेहा हैज़ बीन वीपिंग सिंस नून। वह दोपहर से रो रहा है, ही हैज़ बीन वीपिंग सिंस नून। तुम दोपहर से रो रहे हो, यू हैव बीन, यहाँ पर आपकी बार यू के साथ में हैव बीन लगेगा, तो यू हैव बीन वीपिंग सिंस नून। ठीक है, तुम सुबह से रो रहे हो, तो यू हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। तुम रात से रो रहे हो, यू हैव बीन वीपिंग सिंस नाइट, या फिर हम बोल सकते हैं सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, अब बोलते हैं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 days। मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 days या 4 days। मैं 10 दिन से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 days। मैं 1 मंथ से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 month। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से सेंटेंसेस को यहाँ पर बोलेंगे। मम्मी 5 बजे से घर पर है, मम्मी 5 बजे से घर पर है, यानी कि मॉम इज़ एट होम सिंस 5 o'clock। मॉम इज़ एट होम सिंस 5 o'clock। पापा 5 बजे से घर पर हैं। डैड या फादर्स, डैड बोलेंगे या फादर बोलेंगे, डैड इज़ एट होम, यानी कि घर पर हैं, कब से? सिंस 5 o'clock। ठीक है, 5 o'clock, अभी तक घर पर हैं। ठीक है, वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है, वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। मैंने ये तुम्हारे लिए किया, मैंने ये तुम्हारे लिए किया, तो आई डिड इट फॉर यू। मैंने ये तुम्हारे लिए किया, आई डिड इट फॉर यू। नेक्स्ट में आ जाएंगे, उसने 5 रुपए में एक पेन खरीदा, उसने 5 रुपए में एक पेन खरीदा, तो ही बॉट। अब देखिए खरीदा, खरीदने को बाई बोलते हैं, सेकंड फॉर्म बॉट आएगी, तो ही बॉट ए पेन फॉर 5 rupees। ही बॉट ए पेन फॉर 5 rupees। उसने 5 रुपए में पेन खरीदा। उसने 10 रुपए में पेन खरीदा, ही बॉट ए पेन फॉर 10 rupees। उसने 1 रुपए में पेन खरीदा, तो ही बॉट ए पेन फॉर 1 rupees। राम 2 घंटे से घूम रहा है, तो सीधा सीधा है, राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। ठीक है, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, राम हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। राम 3 घंटे से लिख रहा है, राम हैज़ बीन राइटिंग फॉर 2 hours। राम 1 घंटे से नहा रहा है, राम हैज़ बीन बाथिंग फॉर 1 hour। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं काफ़ी टाइम से खेल रहा हूँ, फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ, फॉर ए लॉन्ग, यानी कि आई हैव बीन प्लेइंग फॉर ए लॉन्ग। मैं कई दिनों से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर मैनी डेज। मैं कई दिनों से खेल रहा हूँ। मैं कई साल से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर मैनी ईयर्स। मैं कई महीनों से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर
ए मतलब फॉर मैनी मंथ यानी कि कई महीनों से खेल रहा हूँ, मैं कई घंटों से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर मैनी आवर्स, ठीक है, फॉर मैनी आवर्स मतलब स्ट्रक्चर केवल यही होगी कि आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 दिन से, 2 डेज कई दिनों से, मैनी डेज कई मंथ से, मैनी मंथ्स, ठीक है, कई दिनों से, मैनी डेज कई घंटों से, मैनी आवर्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रक्चर में बस वर्डिंग को जोड़ते हैं, ठीक है। तो मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर ए लॉन्ग, मैं काफ़ी टाइम से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ऐसे ही सेंटेंस को ऐड करते जाएंगे। वो 10 मिनट से यहाँ थी, सी हैड बीन हियर फॉर 10 मिनट्स। अब देखिए हैड बीन क्यों आया, 10 मिनट से यहाँ थी, यहाँ पर क्या आया कि पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड का यूज़ होगा और साथ में बीन का यूज़ होगा, ठीक है। और अगर आपके पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो आपके पास क्या होगा, देखिए पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हैड बीन का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर होगा शी हैड बीन हेयर फॉर 10 मिनट्स, शी हैड बीन हेयर फॉर 10 मिनट्स, क्योंकि ये पास्ट में चला गया तो पास्ट में हैड बीन का यूज़ करते हैं। नेहा 2 दिन से कह रही है, नेहा हैज़ बीन सेइंग फॉर 2 डेज, नेहा हैज़ बीन सेइंग फॉर 2 डेज, यानी देखिए फिर प्रेजेंट में चला गया तो प्रेजेंट में हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होता है, लेकिन पास्ट में याद रखिएगा पास्ट में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही हैड बीन का यूज़ होता है, ठीक है, केवल हैड बीन का यूज़ होता है। मम्मी कुछ देर से घर पर है, मॉम इज़ एट होम फॉर ए वाइल, मॉम इज़ एट होम, या डैड इज़ एट होम, ब्रदर इज़ एट होम, सिस्टर इज़ एट होम, ठीक है। तो कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को आप केवल ध्यान में रखिएगा। तो मॉम इज़ एट होम फॉर ए वाइल, मम्मी कुछ देर से घर पर है, दीदी कुछ देर से घर पर है तो सिस्टर इज़ एट होम फॉर ए वाइल, भाई कुछ देर से घर पर है, ब्रदर इज़ एट होम फॉर ए वाइल, पापा कुछ देर से घर पर हैं, डैड इज़ एट होम फ्रॉम ए वाइल, ठीक है, मामा कुछ देर से घर पर हैं, या फिर चाचा कुछ देर से घर पर हैं, ताऊ जी कुछ देर से घर पर हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा बोलेंगे अंकल इज़ एट होम फ्रॉम ए वाइल। नेक्स्ट में मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ यानी कि आई एम गोइंग, कहाँ जा रहा हूँ, दिल्ली, और किसके लिए, स्टडी के लिए। तो आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी, आई एम गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम स्टडी। वो पैसों के लिए यहाँ आया, वो पैसों के लिए यहाँ आया, तो यहाँ आया मतलब पास्ट में गए तो ही केम हेयर फॉर मनी, ही केम हेयर फॉर मनी, वो पैसे के लिए यहाँ आया, ही केम हेयर फ्रॉम मनी, तुम पैसे के लिए यहाँ आए, यू केम हेयर फ्रॉम मनी, हम पैसे के लिए यहाँ आए, वी केम हेयर फ्रॉम मनी, मैं पैसे के लिए यहाँ आया, आई केम हेयर फ्रॉम फॉर मनी, ठीक है, वो पैसे के लिए यहाँ आया, ही केम हेयर फ्रॉम यानी कि फॉर मनी, ठीक। उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया, उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया, तो इसको हम बोलेंगे दैट बॉय, यानी कि उस लड़के ने या वह लड़का ये तुम्हारे लिए कर रहा है, या वह लड़का ये तुम्हारे लिए किया, इस तरीके से। तो दैट बॉय, वह लड़का, डिड इट फॉर यू, डिड यानी कि तुम्हारे लिए किया, तो पास्ट में डू को डिड यानी कि सेकंड फॉर्म डिड आती है, तो दैट बॉय डिड इट फॉर यू। मैंने 500 रुपये में अपना मोबाइल दिया, इसको हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, मैंने 500 रुपये में अपना मोबाइल दिया। कोई आपसे पूछे कि भाई तूने मोबाइल कितने रुपए में दिया, आप बोलेंगे मैंने 500 रुपये में दिया, मैंने 1000 रुपये में दिया, मैंने 2000, 3000, 4000, 5000 में अपना मोबाइल दिया। तो आप कहेंगे मैंने 500 रुपये में अपना मोबाइल दिया, तो आई गेव माई मोबाइल फॉर 500 रुपीज़, आई गेव माई मोबाइल फॉर 10,000 रुपीज़, आई गेव माई मोबाइल फॉर
100 rupees. I gave my mobile from 1000 rupees. I gave my mobile from 5000 rupees. तो कितने में भी आपने मोबाइल दिया हो उसको बाद में ऐड कर देंगे, लेकिन स्ट्रक्चर आपकी यही होगी, आई गेव माई मोबाइल फॉर। इससे आगे को आप 10,000, 20,000, 3,000, 2,000, 1,000, 100 रुपये, 500 रुपये जो भी ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के आगे जैसे मैंने कहा कि मैंने 500 रुपये में अपना मोबाइल दिया, तो आई गेव माई मोबाइल फॉर 500 रुपीज़। ठीक है, 500 रुपये में दिया। मैंने अपना मोबाइल 10,000 रुपये में दिया। आई गेव माई मोबाइल फॉर 10,000 रुपीज़। मैंने अपना मोबाइल 1,000 रुपये में दिया। आई गेव माई मोबाइल फॉर 1,000 रुपीज़। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही आगे डे बाय डे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे और आप हों इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे आगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग। से कपड़े सुखा दो। जैसे हमें किसी को कपड़े सुखाने के लिए बोलना है, आपके घर में कपड़े पड़े हैं और किसी को आपको बोलना है, कोई आपसे छोटा है उसको बोल रहे हैं कि कपड़े सुखा दो, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई, कपड़े सुखा दो। पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। आलू छील दो। देखिए घर में सब्जी होती है, आलू होते हैं, तो आलू को छीलने के लिए हम कह रहे हैं आलू छील दो। तो देखिए छीलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं पील, PEEL, पील बोलते हैं। तो इसको हम सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? आलू छील दो। पील ऑफ द पोटैटोज़। पील ऑफ द पोटैटोज़, पील बोलते हैं छीलने को और पोटैटोज़ बोलते हैं आलू को। तो पील ऑफ द पोटैटोज़। इसी तरीके से संतरा छील दो, पील ऑफ द ऑरेंज। आम छील दो, पील ऑफ द मैंगोज़। इस तरीके से कुछ भी अगर हमें छीलना हो तो हम पील लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बिस्तर लगा दो। देखिए बिस्तर लगा दो, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको या तो हम कह सकते हैं कि मेक द बेड, मेक द बेड, या हम बोल सकते हैं प्रिपेयर द बेड। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड या प्रिपेयर द बेड। अब देखिए कोई बोतल है या कोई जार होता है, कैन होती है घर में, तो उसका हमें ढक्कन खोलना होता है। तो हम अगर किसी को कहेंगे कि इसका ढक्कन खोल दो, ढक्कन खोल दो, तो हम उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? ओपन द लिड, ओपन द लिड। और ढक्कन को लीड बोल सकते हैं, कैप बोल सकते हैं, कवर बोल सकते हैं। ठीक है, तो तीनों ही वर्ड का हम यूज़ करेंगे, ओपन द लीड, कैप या फिर कवर। तो ओपन द लीड बोल सकते हैं, ओपन द कैप बोल सकते हैं और ओपन द कवर बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है, हम किसी को कह रहे हैं कि नल खोल दो, नल खोल दो। तो देखिए नल को खोलना होता है तो टर्न ऑन करते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि लाइट ऑन कर दो तो टर्न ऑन द लाइट, लाइट ऑफ कर दो टर्न ऑफ द लाइट। इसी तरीके से नल खोल दो तो टर्न ऑन द टैप। देखिए टैब बोलते हैं, TAB, टैब। ये TAP होता है टैप, तो इसको बोलते हैं नल, TAP, टैप। तो टर्न ऑन द टैप। अब इसी तरीके से नल बंद कर दो तो हम क्या बोलेंगे? टर्न ऑफ। बंद करना को क्या बोलते हैं? टर्न ऑफ बोलते हैं। तो नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। अब नेक्स्ट है, देखिए नल खोल दो को बोलेंगे टर्न ऑफ द टैप, और बंद कर दो बोलेंगे टर्न ऑफ द टैप। ठीक है, नल खोल दो टर्न ऑन द टैप, नल बंद कर दो टर्न ऑफ द टैप। अब नेक्स्ट है, देखिए हमने जैसे बिस्तर बिछाने को कहा था कि बिस्तर लगा दो, मेक द बेड या प्रिपेयर द बेड।
इसी तरीके से बिस्तर पर चादर बिछाई जाती है तो हम कहेंगे चादर बिछा दो। तो अगर हमें बोलेंगे चादर बिछा दो तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? स्प्रेड द बेड शीट। स्प्रेड द बेड शीट। देखिए बेड शीट होती है, पहले हमने कहा कि बिस्तर लगा दो तो मेक द बेड या प्रिपेयर द बेड। अब उसके ऊपर हमने कहा कि चादर बिछा दो तो हम क्या कहेंगे? स्प्रेड द बेड। स्प्रेड द बेड। अब बात करते हैं नेक्स्ट में। तो देखिए दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हमने बनाए, चादर बिछा दो स्प्रेड द बेड, और बेड लगा दो या बिस्तर लगा दो तो हम बोलेंगे मेक द बेड या प्रिपेयर द बेड। अब दोनों को एक साथ बोलना है, बिस्तर पर चादर बिछा दो। बिस्तर पर चादर बिछा दो। तो बिस्तर पर चादर बिछा दो इसको कैसे बोलेंगे? स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। देखिए स्प्रेड होता है फैलाना या फिर बिछाना, और बेड होता है बेड या बिस्तर, और शीट होता है चादर। तो हम बोलेंगे स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। दीवार पर सहारा मत लो। कोई अगर दीवार पर सहारा लिए खड़ा है और उसको आपको मना करनी है तो आप कैसे बोलेंगे? हिंदी में आप बोलेंगे दीवार का सहारा मत लो। लेकिन आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है? इंग्लिश में बोलेंगे डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। देखिए लीन अगेंस्ट बोलते हैं सहारा मत लो, ठीक है, और किसका सहारा? वॉल यानी कि दीवार का। तो दीवार पर सहारा मत लो इसको बोलेंगे डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। मुझ पर सहारा मत लो। देखिए अगर ये बोला गया है कि सहारा मत लो तो डू नॉट लीन अगेंस्ट, डू नॉट लीन अगेंस्ट ये ज़रूर बोलना होगा। अब देखिए कि मुझ पर सहारा मत लो, उस पर सहारा मत लो, दीवार पर सहारा मत लो, कुर्सी का सहारा मत लो, ठीक है। तो ये कुछ भी हम बोल सकते हैं, लेकिन एक हमें ये सेंस याद रखना होगा कि डू नॉट लीन अगेंस्ट। देखिए अगर हमें बोलना है कि कुर्सी का सहारा मत लो तो हम बोलेंगे डू नॉट लीन अगेंस्ट द चेयर। डू नॉट लीन अगेंस्ट द चेयर। हमें बोलना है टेबल का सहारा मत लो तो हम कैसे बोलेंगे? डू नॉट लीन अगेंस्ट द टेबल। इसी तरीके से हमने बोला दीवार पर सहारा मत लो या दीवार का सहारा मत लो तो डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। मुझ पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो, तो ये भी एक सहारा है, मतलब कंधे का सहारा लिया जा रहा है। तो इसमें भी हम कहेंगे डू नॉट लीन, डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। देखिए इसमें सहारे की बात नहीं हुई है, लेकिन यह है कि मत रखो या मत लो इस तरीके से। तो डू नॉट लीन योर हेड यानी कि अपना सर मत रखो कहाँ पर? ऑन माई शोल्डर। तो डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। इसी तरीके से हम कहते हैं दिमाग से काम लो। कभी कभी हमारे पास टाइम कम होता है और हम उस काम को कर नहीं पाते, तो हम कह देते हैं कि दिमाग से काम लो, थोड़ा दिमाग से काम लो। तो उसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? दिमाग से काम लो, यूज़ योर माइंड। यूज़ योर माइंड यानी कि दिमाग से काम लो, यूज़ योर माइंड। हम बोलेंगे धीमे बोलो। देखिए धीमे बोलने को क्या बोलेंगे? स्पीक सॉफ्टली। स्पीक सॉफ्टली या इसी को बोलते हैं स्पीक क्वाइटली यानी कि धीरे से बोलो, स्पीक क्वाइटली। एक होता है धीमे बोलो, ये इसे तो हमने कहा स्पीक सॉफ्टली या स्पीक क्वाइटली, धीमे। एक होता है धीरे बोलो, तो धीरे क्या क्या होगा? स्पीक स्लोली। इसी तरीके से धीरे चलो, वॉक स्लोली, वॉक स्लोली। देखिए धीरे और धीमे में अंतर है। धीरे हम कह रहे हैं स्लोली, और धीमे धीमे तो इसमें कह रहे हैं हम सॉफ्टली और क्वाइटली। तो धीमे बोलो, तो धीमे यानी कि आवाज़ को कह रहे हैं आवाज़ धीमी करके बोलो, तो हम कहेंगे स्पीक सॉफ्टली या स्पीक क्वाइटली।
और अगर हम कह रहे हैं कि धीरे बोलो, यानी कि वो जल्दी जल्दी बोल रहा है और हम कह रहे हैं उसको कि धीरे धीरे बोलो, तो हम उसको कहेंगे स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। ये अंतर आपको आई होप पता चल गया होगा। आगे चलें। देखिए नेक्स्ट है तेज़ बोलो। तेज़ बोलने को क्या कहेंगे? देखिए स्पीक क्विकली। देखिए ऐसा तेज़ नहीं कि ये आवाज़ को कह रहा है, नहीं, ये आवाज़ को नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि जल्दी 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 बोलो, यानी कि क्विकली। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंस बन रहा है कि ये जल्दी जल्दी बोलने को कह रहा है। ठीक है, तो तेज़ बोलो या फिर जल्दी बोलो, इसको हम कहेंगे स्पीक क्विकली या स्पीक फास्टली। ठीक है, नेक्स्ट है ऊंचा बोलो। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलने को हम क्या कहेंगे? स्पीक अलाउड। ठीक है, यहाँ ज़ोर से बोलने को कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर आवाज़ को कहा जा रहा है, वहाँ पर थोड़ा स्पीड को कहा जा रहा था, जल्दी और धीमे। ठीक है, तो ऊंचा बोलो को कहेंगे स्पीक अलाउड, स्पीक अलाउड। इसी तरीके से खाना लगा दो। हम अगर किसी को घर में कह रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि खाना लगा दो, तो हम वहाँ पर क्या कहेंगे? देखिए खाना लगाने को क्या कहा जाता है? सर्व कहा जाता है, क्योंकि जो होटल में वेटर होते हैं उसको खाने को सर्व करते हैं। ठीक है, तो किसको सर्व करना है, किसको लगाना है? खाने को लगाना है। तो खाना लगा दो तो क्या बोलेंगे? सर्व द फूड, सर्व द फूड। इसी तरीके से दबे पाँव चलो, क्या कहा जा रहा है? दबे पाँव चलो। तो देखिए दबे पाँव चलो, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कोई अगर ऐसे है कि हमें चोरी छुपे से जाना है, तो हम क्या कहेंगे कि दबे पाँव आना या दबे पाँव जाना। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर कोई इस तरीके से चल रहा है कि दूसरे को पता चलेगा तो और वो हमारे साथ है, तो हम कैसे कहेंगे उसे कि दबे पाँव चलो? तो उसको हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? वॉक ऑन द टिप टॉय, वॉक ऑन द टिप टॉय। इसको याद रखिएगा, टिप टॉय का मतलब होता है दबे। ठीक है, दबे पाँव। तो वॉक ऑन द टिप टॉय, इसको याद रखिए। अब देखिए हम कहेंगे कोई चुपचाप अगर घर में या कमरे में आया है और हमको पता नहीं चला, और कोई आपसे पूछे कि ये घर में या कमरे में कैसे आया, तो हम क्या कहेंगे? ये दबे पाँव कमरे में आया या ये दबे पाँव घर में घुसा। यानी कि हमको पता नहीं चला और ये घर में घुस गया, तो हम क्या कहेंगे? ये दबे पाँव घर में घुसा है। तो हम कह रहे हैं कि वो दबे पाँव कमरे में घुसा। इसको हम कैसे बोलेंगे? वो दबे पाँव कमरे में घुसा, तो हम बोलेंगे ही टिप टॉय। देखिए दबे पाँव को बोलेंगे टिप टॉय। ठीक है, ही टिप टॉय इनटू द रूम, ही टिप टॉय इनटू द रूम। इसी तरीके से हम बोलेंगे कि वो दबे पाँव घर में घुसा। अगर हमें बोलना है कि वो दबे पाँव घर में घुसा, तो हम कैसे बोलेंगे? ही टिप टॉय इनटू द होम। ठीक है, इनटू द होम, यानी कि हमारे घर में घुसा तो होम बोलेंगे, और किसी के घर में घुसा तो हाउस बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए मुझ पर एहसान मत करो। अगर हमारी किसी से लड़ाई हो रही है, नोक-झोंक हो रही है, ठीक है, और वो कह रहा है कि नहीं मैं तुम्हारा ये काम कर रहा हूँ, तो हम कह देते हैं कि भाई मुझ पर ये काम करके एहसान मत करो। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि मुझ पर एहसान मत करो, तो इसका क्या सेंस बनेगा? देखिए मुझ पर एहसान मत करो, इसको हम कैसे बोलेंगे? देखिए डोंट फेवर मी, डोंट फेवर मी मतलब ये होता है कि कोई आपके फेवर में है तो फेवर को एहसान बोलते हैं। ठीक है, मतलब आप पे वो एहसान कर रहा है। ठीक है, आपके साथ खड़ा है, आप पे वो एहसान कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि हम मुझ पर एहसान मत करो, तो हम क्या बोलेंगे? डू नॉट फेवर मी या डोंट फेवर मी। बोलते हुए हम क्या कहेंगे? डोंट फेवर मी। इसी तरीके से हम कहेंगे, देखिए कोई अगर काम, कोई आपसे छोटा है, वो काम कर रहा है और वो करते करते काम को मना कर रहा है, कोई बहाना बना रहा है, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि बहाने मत बनाओ। हम क्या कहते हैं? कि बहाने मत बनाओ। तो क्या कहेंगे? डोंट मेक एक्सक्यूज़। बहाने को एक्सक्यूज़ कहते हैं। दोस्तों इसको याद रखिएगा, जो बहाना हम कहते हैं उसको कहते हैं एक्सक्यूज़। तो डोंट मेक एक्सक्यूज़, हम क्या बोलेंगे? सीधा सीधा डोंट मेक एक्सक्यूज़, यानी कि बहाने मत बनाओ। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि समय की नज़ाकत को समझो, मतलब समय की नज़ाकत को समझो, समय की वैल्यू को समझो, समय की पावर को समझो। इस तरीके से ये सेंस निकलता है। तो समय की नज़ाकत को समझो,
ये आपका हिंदी सेंस होगा, समय की नज़ाकत को समझो। तो इसमें इंग्लिश में हम इसको किस तरीके से बोलेंगे, देखिए हम इसको बोलेंगे अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। देखिए डेलिकेसी होता है नज़ाकत, ठीक है, और किसकी नज़ाकत, टाइम की नज़ाकत। तो अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। देखिए हम कहीं जा रहे होते हैं तो बालों में कंघा करना होता है, तो हम क्या कहते हैं, अपने बाल बना लो, ठीक है। क्या कहते हैं, अपने बाल बना लो। या मम्मी पापा कहते हैं, या कोई ब्रदर सिस्टर हमें बोल देता है कि हम ऐसे जा रहे हैं और हमारा ध्यान नहीं रहा है, ठीक है, सर में कंघा डालने का, तो वो कहते हैं कि अपने बाल बना लो। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इंग्लिश में कहेंगे कॉम्ब योर हेयर। देखिए कॉम्ब होता है कंघा, कंघा या कंघी जो भी होती है, ठीक है, कॉम्ब होता है कंघा, और हेयर मतलब आप जानते ही हैं बाल होते हैं। तो कॉम्ब योर हेयर, क्या बोलेंगे, कॉम्ब योर हेयर, अपने बाल बना लो, कॉम्ब योर हेयर। अब देखिए समझने की कोशिश करो, किसी बात को आप समझाना चाह रहे हैं और बहुत परेशान हैं, आप बहुत परेशान हैं, लेकिन दूसरा आपको समझ नहीं पा रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि भाई समझने की कोशिश करो यार। अब भाई एक तो परेशान है और वो ऊपर से मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, बार बार जो है डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या कहते हैं कि समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, अंग्रेजी में हम बोलेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने मूवीज़ में या कोई वीडियो क्लिप में आपने ज़रूर सुना होगा ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड को हम बोलते हैं समझने की कोशिश करो, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि मुझे समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अब देखिए इसी तरीके से यदि वो नहीं समझता है तो फिर हम क्या बोलते हैं कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है, यानी कि समझने की कोशिश करो लेकिन वो फिर भी नहीं समझता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड लेकिन नहीं, तो आप बोलते हैं कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है, सब बात ख़त्म करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो यदि आप बोलना चाहेंगे कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री, यानी कि मुझे मत दिलाओ, डोंट मेक मी, ठीक है, मुझे मत दिलाओ, डोंट मेक मी क्या, गुस्सा मत दिलाओ, तो क्या कहेंगे, एंग्री। तो डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री, उसे समय लेने दो। देखिए कोई जल्दीबाजी करता है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई इतनी जल्दीबाजी मत करो, उसे थोड़ा समय दो या उसे समय लेने दो, लेकिन वो कर देगा, ठीक है, कोई काम कर रहा है लेकिन दूसरा वो जल्दीबाजी कर रहा है और इतना टाइम में वो काम नहीं हो सकता, तो हम क्या कहेंगे, अगर हम समझदारी दिखाएं तो हम कहेंगे कि उसको टाइम लेने दो, ठीक है, ये काम कर देगा, उसको टाइम लेने दो। तो हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, इसको कैसे बोलेंगे कि उसको टाइम लेने दो, तो उसे टाइम लेने दो हम बोलेंगे लेट हिम टेक टाइम, लेट हिम टेक टाइम, उसके उसे समय लेने दो, उसे टाइम लेने दो, तो बोलेंगे लेट हिम टेक टाइम, लेट हिम टेक टाइम, ठीक है। अब देखिए बहुत ही शानदार है, आप सभी को याद रखना चाहिए। कोई लड़की है आपकी तरफ को आंख मार रही है, या कोई लड़का है वो लड़की की तरफ को आंख मार रहा है, ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपके साथ घटना घट सकती है, तो आप अपने दोस्त को क्या कहोगे कि आंख मत मारो, ठीक है, क्योंकि आपको उस जगह का पता है कि आपके साथ यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आंख मत मारो। तो उसको हम कैसे बोलेंगे, डू नॉट विंक, WINK बोलते हैं आंख मारना, विंक, ठीक है, आंख मारना, यानी कि आंख मत मारो, डू नॉट विंक। अब देखिए अब वो उसको हमने आंख मारने को तो मना कर दी, आंख मारने को मना कर दिया कि डोंट, वो हम बोलेंगे डोंट विंक या फिर डू नॉट विंक, यानी कि आंख मत मारो, लेकिन आंख तो नहीं मारी उसने, फिर इशारा करने लगा, लेकिन हम उसको फिर भी मना करेंगे कि इशारा मत करो, क्या आप कहेंगे, इशारा मत करो। तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, डू नॉट गेस्चर, डू नॉट गेस्चर। देखिए गेस्चर आपके मोबाइल पे भी होता है, मोबाइल के सेटिंग्स में जैसे जाएंगे तो वहाँ पर गेस्चर लिखा हुआ आता है, ऑन गेस्चर, गेस्चर को जैसे आप ऑन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर एक ऐसा साइन बना हुआ आता है जो आपको जो है बताता है, डायरेक्शन देता है। तो
इसमें कहा गया कि इशारा मत करो, हम उसको मना कर रहे हैं कि इशारा मत करो, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू नॉट गेस्चर, डू नॉट गेस्चर या फिर डोंट गेस्चर। ठीक है, अब देखिए, पहले तो आपने उसको कहा आँख मत मारो, डोंट विंक, इशारा भी मत करो, इशारे को भी मना कर दी, डू नॉट गेस्चर। तो वो आपको क्या कहेगा? उसने क्या कहा कि बक बक मत करो, यानी कि भाई किसी को हम इशारा करने को मना कर रहे हैं, आँख मारने को मना कर रहे हैं, उसकी जो मन की इच्छा है उसको मना कर रहे हैं, तो वो गुस्से में क्या कहेगा? बक बक मत करो, ठीक है, या बकवास मत करो, इस तरीके से बोलेगा। तो देखिए वो हमको क्या कहेगा? बक बक मत करो, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? डोंट प्रेटल, डोंट प्रेटल। ऐसे ही को बोलेंगे स्टॉप योर गैब, स्टॉप योर गैब, यानी कि अपनी बकवास बंद करो, अपनी बक बक बंद करो। ठीक है, देखिए बकवास होता है नॉनसेंस और बक बक होता है गैब। ठीक है, तो स्टॉप योर गैब या फिर डोंट प्रेटल। क्लियर है? अब देखिए, तो जब वो हमको कहेगा कि बक बक मत करो, ठीक, तो हम क्या कहेंगे? ठीक है, वो क्या चाह रहा है? कि वो चाह रहा है कि आँख मारो, ठीक है, और इशारा भी करे, तो इसीलिए तो तुमने मना किया, तो उसने तुरंत उल्टा जवाब दिया कि बक बक मत करो, यानी कि स्टॉप योर गैब। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे जिद मत करो भाई। क्या कहोगे? जिद मत करो। तो जिद मत करो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डोंट बी स्टबॉर्न, डोंट बी स्टबॉर्न। ठीक है, डोंट बी स्टबॉर्न, जिद मत करो। ठीक, अब देखिए, गर्मी होती है, गर्मी में जो बच्चे होते हैं वो नंगे पैर चलते हैं, तो हमारे जो माता पिता होते हैं या बड़े होते हैं वो क्या कहते हैं कि नंगे पैर मत चलो। ठीक है, तो इसको हम आगे देखेंगे। अब देखिएगा, देखिए हमने उसको मना किया, हमने ये भी कहा कि जिद मत करो, तो वो हमें उल्टा क्या कहता है? मुझसे पंगे मत लो। क्या कहेगा? मुझसे पंगे मत लो। तो हम उसको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मुझसे पंगे मत लो, इसको हम कहेंगे डू नॉट मैस विद मी, डू नॉट मैस विद मी, MESS होता है दोस्तों, डू नॉट मैस विद मी, मुझसे पंगा मत लो, मुझसे पंगे मत लो। ठीक है, अब देखिए जाड़ों के दिन होते हैं तो हम कहते हैं कि थोड़ी धूप सेक लो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? धूप सेक लो, धूप सेक लो। ठीक है, तो क्या कहेंगे? बास्क इन द सन, बास्क इन द सन। ठीक है, बास्क इन द सन। अब देखिए किचन में चलते हैं, किचन में हम कैसे बोलेंगे? किचन में हम रोटियां सेक रहे हैं। अब देखिए हम लड़के पढ़ाई करने जाते हैं, लड़कियां पढ़ाई करने जाती हैं, तो वहाँ पर किचन में खाना अपना आप भी बनाते हैं, कुछ बाहर खाते हैं, तो किचन में रोटी बेल जा रही है, तो रोटी बेलने को क्या कहेंगे? रोटी बेल लो, रोटी बेल लो। तो हम क्या कहेंगे रोटी बेलने को? हम कहेंगे रोल द चपातीज़, रोल द चपातीज़, रोटी बेल दो, रोल द चपातीज़। अब तो वो कहेगा कि रोटी कैसे बनाएं, रोटी कैसे बनाएं? तो देखिए हम उसको कहेंगे हाउ टू रोल द चपातीज़, रोटी कैसे बनाएं, हाउ टू रोल द चपाती, हाउ टू रोल द चपाती। तो जब वो कहेगा कि रोटी कैसे बनाएं, तो वो हमसे कह रहा है कि हाउ टू रोल द चपाती, तो हम कहेंगे कि आटा गूंद लो। क्या कहेंगे? कि पहले आटा गूंद लो। ठीक है, आटा गूंद लो, तो क्या कहेंगे? नीड द फ्लोर, नीड द फ्लोर। और ये नीड कौन सा है? KNEAD, KNEAD, नीड ये होता है गूंथना। ठीक है, तो नीड द फ्लोर, FLOUR, फ्लोर। ठीक, अब आटा गूंदने के बाद क्या कहेंगे? रोटियां सेक लो। अब जैसे आटा उसने गूंथा तो क्या कहेंगे? अब रोटियां सेक लो, तो क्या कहेंगे? रोटियां सेक लो। बेक द चपाती, बेक द सब चपाती, यानी कि BAKE, बेक होता है सेकना, जैसे धूप सेकना, बेक द सन। ठीक है, बेक द सन, तो इसी को सेकने को क्या कहेंगे? रोटी को बेक द चपाती। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जूते पहन लो। क्या है? जूते पहन लो। जूते पहनने को क्या कहेंगे? पुट ऑन द शूज़, पुट ऑन द शूज़, जूते पहन लो,
पुट ऑन द शूज़। जूते उतार दो, जूते उतार दो। तो जूते उतारने को क्या कहेंगे? टेक ऑफ द शूज़, टेक ऑफ द शूज़। देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, पहनना। एक तो है जूते पहन लो, तो पुट ऑन द शूज़, पुट ऑन द शूज़। जूते उतार दो, टेक ऑफ द शूज़, टेक ऑफ द शूज़। ठीक है। शर्ट पहन लो, वियर द शर्ट। वियर कहते हैं पहनने को, WEAR, वियर, वियर होता है पहनना। तो शर्ट पहन लो, वियर द शर्ट, शर्ट उतार दो। तो उतारने को टेक ऑफ कहते हैं। यहाँ पर बस यही अंतर है कि जूते पहनने को क्या कहेंगे? पुट ऑन कहेंगे, शर्ट पहनने को वियर कहेंगे। लेकिन जब उतारने की बात आती है तो जूते उतारने को टेक ऑफ द शूज़ और शर्ट उतारने को टेक ऑफ द शर्ट बोलेंगे, टेक ऑफ द शर्ट। अब देखिए जो मैंने अभी बात बताई आपको, इसको दिल पर मत लो, ठीक है? दिल पे मत लो, इसी को अंग्रेजी में बोलना है, दिल पे मत लो। तो क्या कहेंगे? डोंट टेक इट टू हर्ट, डोंट टेक इट टू हर्ट। ठीक है, डोंट टेक इट टू हर्ट। उसे विदा कर दो, उसे विदा कर दो। तो क्या कहेंगे? सी हिम ऑफ, सी हिम ऑफ। यानी कि सी होता है देखना और ऑफ होता है बंद करना, यानी कि उसे विदा कर दो या उसे देखना बंद कर दो। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, उसे गाली मत दो, उसे गाली मत दो। इसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? हिंदी में हमने कहा उसको गाली मत दो, लेकिन हमारे दिमाग में आएगा इसको अंग्रेजी में कैसे बोलें? तो उसे गाली मत दो, डोंट एब्यूज़ हिम। क्या बोलेंगे? डोंट एब्यूज़ हिम, डोंट एब्यूज़ हिम। अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। इट्स गेटिंग डार्क। क्या बोलेंगे? इट्स गेटिंग डार्क। अब इट्स को हम जब इसकी फॉर्म लिखते हैं तो इट इज़ बोलते हैं, इट इज़, और इसी को शॉर्ट करके इट्स बोलते हैं। ठीक है। तो क्या कहेंगे? इट्स गेटिंग डार्क, यानी कि अंधेरा हो रहा है, या हम बोलेंगे इट्स बिकमिंग डार्क। ठीक है, इट्स बिकमिंग डार्क। अब हम कहेंगे थोड़ी देर बाद कि अंधेरा हो गया है, अंधेरा हो गया है। तो क्या बोलेंगे? इट्स गॉट डार्क, इट्स गॉट डार्क। ठीक है, यही गेट की सेकंड फॉर्म आ गई, इट्स गॉट डार्क, और इसी को बोलेंगे इट्स बिकम डार्क, इट्स बिकम डार्क। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मुझे नहाने दो, मुझे नहाने दो। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मुझे नहाने दो। तो इसको हम बोलेंगे लेट मी टेक ए बाथ, लेट मी टेक ए बाथ। जैसे हमने बोला था उसे विदा कर दो तो सी हिम ऑफ बोला था। ठीक है, ऐसे ही उसे गाली मत दो तो डोंट एब्यूज़ हिम, इस तरीके से बोला था। मुझे नहाने दो तो लेट मी टेक ए बाथ, लेट मी टेक ए बाथ। नेक्स्ट है, जाकर सो जाओ, जाकर सो जाओ। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है? जाकर सो जाओ। तो जाने की होती है गो और सोने की होती है स्लिप। जाओ और सो जाओ, इस तरीके से इसको सेंस मिलाएंगे, जाओ और सो जाओ। तो गो एंड स्लीप। क्या बोलेंगे? गो एंड स्लीप। अब नेक्स्ट है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। अब देखिए सर्दी के दिन आएंगे आगे, तो इसको हम बोलेंगे मुझे ठंड लग रही है। इसको इंग्लिश में बोलना है तो क्या कहेंगे? आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड। यानी कि मुझे ठंड का एहसास हो रहा है, मुझे ठंड महसूस हो रही है। तो क्या बोलेंगे? फीलिंग कोल्ड। ठीक है, आई एम फीलिंग कोल्ड। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। हिंदी में बोल रहे हैं बारिश हो रही है, इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, क्योंकि रेन बोलते हैं बारिश को, और हो रही है, रहा रही में ING लगता है, तो इट्स रेनिंग, इट इज़ रेनिंग बोलेंगे। आपके मोबाइल पर फ़ोन कॉल आता है तो हम क्या, कोई आपके मोबाइल के पास बैठा है तो आपका फ़ोन आ रहा है, तो आपको कैसे वो कहेगा कि फ़ोन आ रहा है? तो उसको इंग्लिश में बोलना है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेगा? द फ़ोन इज़ रिंगिंग। फ़ोन आ रहा है, या फ़ोन की बेल बज रही है, फ़ोन बज रहा है। इस तरीके से ये कोई भी अगर हिंदी में इस तरीके से बोले तो इंग्लिश में इसका सेंस बनता है कि द फ़ोन इज़ रिंगिंग, द फ़ोन इज़ रिंगिंग। अब देखिए मशीन चालू करो, मशीन चालू करो। तो स्विच ऑन द मशीन। देखिए मशीन को हमेशा स्विच ऑन किया जाता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? स्विच ऑन द मशीन, स्विच ऑन द मशीन। AC बंद करो,
गर्मियों के दिनों में एसी चलाते हैं तो उस एसी को बंद करना है, तो हम कैसे कहेंगे एसी बंद करने के लिए? स्विच ऑफ द एसी, क्योंकि एसी भी एक मशीन है, ठीक है। मानव निर्मित जो भी मशीनें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं स्विच ऑन या स्विच ऑफ। तो हम कहेंगे स्विच ऑन द एसी, एसी ऑन करो, ठीक है, स्विच ऑन द एसी। ऐसे ही एसी बंद करो तो स्विच ऑफ द एसी, स्विच ऑफ द एसी। बात करेंगे आगे। सुबह हो गई, देखिए सुबह हो गई तो क्या कहेंगे? इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग। सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग, सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कम विद मी। देखिए चलने को या आने को, यानी कि मेरे साथ चलो या मेरे साथ आओ, तो हम कैसे बोलेंगे? कम विद मी, कम विद मी। मेरे साथ चलो या फिर मेरे साथ आओ, दोनों को एक ही सेंस में बोलेंगे, कम विद मी। नेक्स्ट है उसे मत देखो, उसे मत देखो तो डोंट लुक एट हिम, डोंट लुक एट हिम, डोंट लुक एट हिम, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे, डोंट लुक एट हिम। नेक्स्ट है उसे मत घूरो। देखिए घूरने की होती है स्टेयर, तो बस यही है, डोंट स्टेयर एट हिम। देखिए उसे मत देखो तो देखने की लुक होती है, उसे मत घूरो तो घूरने की स्टेयर होती है, तो उसमें देखना है तो डोंट लुक एट हिम, ठीक है। उसे मत देखो, डोंट लुक एट हिम, उसे मत घूरो, डोंट स्टेयर एट हिम, डोंट स्टेयर एट हिम। चलिए कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है नौकरी कर लो, नौकरी कर लो। तो देखिए नौकरी कर लो, इसको हम कैसे बोलेंगे? स्टार्ट अ जॉब, ठीक है, यानी कि एक जॉब स्टार्ट करो, इसी तरीके से हम बोलेंगे। तो स्टार्ट है जॉब, नौकरी ढूंढ लो। अब देखिए हमने नौकरी करने को कहा तो स्टार्ट अ जॉब, नौकरी ढूंढने को कैसे कहेंगे? फाइंड अ जॉब, क्योंकि ढूंढना या पाना, ठीक है, नौकरी पालो या नौकरी ढूंढ लो तो उसको कहेंगे फाइंड द जॉब, फाइंड द जॉब। ड्राइविंग सीख लो, ड्राइविंग सीख लो तो लर्न ड्राइविंग, लर्न ड्राइविंग, क्योंकि लर्न होता है सीखना, ठीक है। लर्न ड्राइविंग, किसको सीखना है? ड्राइविंग को सीखना है, तो लर्न ड्राइविंग। तुम सीख जाओगे, तुम सीख जाओगे। कोई बंदा काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसको आपको थोड़ा मोटिवेशन देना है, यानी कि वो उस काम को कर नहीं पा रहा है, तो उसको थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए। तो आप क्या कहेंगे कि तुम सीख जाओगे, ठीक है। वो नहीं सीख पा रहा है बार बार, लेकिन आप उसे थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए बोलोगे तुम सीख जाओगे, तो क्या बोलोगे? यू विल लर्न, यू विल लर्न, यू विल लर्न, ठीक है। या फिर कि तुम कर सकते हो, इस तरीके से मोटिवेट करते हैं, तुम कर सकते हो, ठीक है। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो इस तरीके से मोटिवेट करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए तुम में कला है, ठीक है, तुम में एक हुनर है, ठीक है, तुम में एक हुनर है, तुम में एक कला है, तुम में एक आर्ट है, तो यू हैव एन आर्ट, यू हैव एन आर्ट, यू हैव एन आर्ट। तुम में एक कला है, तुम में एक टैलेंट है, यू हैव ए टैलेंट, यू हैव एन टैलेंट, यू हैव ए टैलेंट, और यू हैव एन आर्ट। देखिए एन आता है आर्ट के लिए, क्योंकि जो अगला आर्ट शब्द है वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, और जो टैलेंट है उसमें ए आएगा, क्योंकि वो जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं यू हैव एन आर्ट, क्योंकि तुम में कला है, ठीक है, इस तरीके से हम बोलेंगे तुम में कला है, यू हैव एन आर्ट। तुम्हें टैलेंट है, यू हैव ए टैलेंट, ए बोलेंगे, यू हैव ए टैलेंट। इंडिया जीतेगी या इंडिया जीतेगा, इस तरीके से। तो इंडिया इज़ गोना विन। देखिए गोना, GONNA, गोना का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो होता है गोइंग टू, ठीक है। तो वैसे तो हम इसको बोलते हैं कि इंडिया इज़ गोइंग टू विन, इंडिया इज़ गोइंग टू विन, इंडिया जीतेगा या इंडिया जीतेगी, तो इंडिया इज़ गोइंग टू विन, ठीक है। लेकिन इसको जब स्पीकिंग करते हैं तो हम बोलते हैं इंडिया इज़ गोना विन, इंडिया इज़ गोना विन, ठीक है। अब नेक्स्ट है तुम अंग्रेजी सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखोगे। गागी गे में हमेशा फ्यूचर टेंस होता है और फ्यूचर टेंस में विल आता है, ठीक है। तो तुम अंग्रेजी सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश, यू विल लर्न इंग्लिश। तुम डरपोक हो, यू आर कॉवर्ड, यू आर कॉवर्ड, यानी कि COWARD कॉवर्ड, ये हुआ डरपोक। तुम डरपोक हो, यू आर कॉवर्ड। नंगे पैर मत चलो, नंगे पैर मत चलो, डोंट वॉक बेयर फुट, डोंट वॉक बेयर फुट, ठीक है, डोंट वॉक बेयर फुट, नंगे पैर मत चलो,
अब देखिए, कोई ज़्यादा अपने आप को होशियार बनता है तो हम क्या कह देते हैं गुस्से में, चालाक मत बनो। क्या कहते हैं? चालाक मत बनो। इसको लेकिन अंग्रेज़ी में बोलना है तो अंग्रेज़ी में हम कैसे बोलेंगे? चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट। डोंट बी स्मार्ट हम कैसे बोल देते हैं कि गांव में भी कि ज़्यादा स्मार्ट मत बन, लेकिन हमें उसी का मतलब पता नहीं होता है। ठीक है, तो आज से आप नहीं बोलेंगे तो हम बोलेंगे डोंट बी स्मार्ट, स्मार्ट मत बनो या फिर चालाक मत बनो। अब देखिए, हम किसी अपने से दूर जाते हैं तो हम बोलेंगे कि फिर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन दोबारा कब मिलेंगे? ठीक, फिर मिलेंगे इस तरह से बोल देते हैं, लेकिन हम ही पूछ रहे हैं कि दोबारा कब मिलेंगे। ठीक है, तो उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? दोबारा कब मिलेंगे? व्हेन विल वी मीट अगेन। व्हेन विल वी मीट अगेन। व्हेन विल वी मीट अगेन। ये वी वाला है हम, यानी कि WE वाला। ठीक है, व्हेन विल वी मीट हम। अब देखिए नेक्स्ट है, कहीं पार्टी कर रहे हैं, कहीं मज़े ले रहे हैं तो क्या कहते हैं? बहुत मज़ा आया। क्या कहते हैं? बहुत मज़ा आया। तो इसको बोलेंगे इन्जॉयड ए लॉट। इन्जॉयड ए लॉट यानी कि बहुत मज़ा आया। तो लॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया तो इन्जॉयड ए लॉट। नेक्स्ट है, हमने वाकई में ज़िंदगी जी। हमने वाकई में ज़िंदगी जी। इतने सारे सेंटेंस हमने देखे यहाँ पर, हमने वाकई ज़िंदगी जी, अंग्रेजी की ज़िंदगी जी है। तो देखिए हम कहेंगे हमने वाकई ज़िंदगी जी, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वी रियली लिव्ड लाइफ। वी रियली लिव्ड लाइफ। वी रियली लिव्ड लाइफ। या फिर देखिए कहीं कहीं इसको लिव्ड भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं और कहीं कहीं पे इसको लाइव्ड भी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो लिव्ड या लाइव्ड। ठीक, तो वी रियली लाइव्ड लाइफ। ठीक, तो अगर आपको ये सेंटेंस, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।